सभी को राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसी सर्किट। एसी सर्किट बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, एंड देन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एंड सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। सबसे पहले हम सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली में उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम में ये जो सोर्स है ये एसी सोर्स है और ये रेजिस्टर है। अब एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं। ये जो एसी सोर्स है इसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन होगी वो होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर E जो है वो है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और ओमेगा टी को कहेंगे फेज एंगल। उसके बाद हम लोग करंट की इक्वेशन देखते हैं। करंट की इक्वेशन क्या है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई अगेन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ करंट है और आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और ओमेगा टी इज द फेज एंगल। देन इसके बाद हमको ये देखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल कितना होगा जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होगा। जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होगा तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो फेज डिफरेंस होगा, मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस सर्किट में करंट को अपोज करने वाला कौन है। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि इस सर्किट में करंट को अपोज करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर पार्ट है। देन इसके बाद हम देखेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ किया गया फेज एंगल को शो करने वाला ग्राफ। फेज एंगल को शो करने वाला ग्राफ तो आप देख सकते हैं इस फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, मतलब जीरो फेज डिफरेंस है। इसलिए ई और आई सेम फेज में है। ई और आई सेम फेज में है यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम लोग इस सर्किट में देखेंगे इसका वेव डायग्राम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस है। इसलिए देखिए ये व्हाइट वाला कलर का है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, और जो ब्लू कलर का है ये करंट को शो कर रहा है। ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर हम रेजिस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का यूज कर रहे हैं जिसका इंडक्टेंस L है, और इस सर्किट को एसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अगेन अब ये जो एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स की जो इक्वेशन ईएमएफ की इक्वेशन होगी वो अगेन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी एसी सर्किट हो, एसी सर्किट में ईएमएफ की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर जो E है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, एंड ओमेगा टी इज गॉट अ फेज एंगल। नाउ अब इस केस में जो सर्किट करंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 5/2 आप देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है, जबकि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था वोल्टेज और करंट के बीच में। बट सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली में फेज डिफरेंस है कितना? ओमेगा टी माइनस 5/2। 5/2 का फेज डिफरेंस आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I इज 5/2। माइनस 5/2 का मतलब यहाँ पे है कि I लैग E, करंट पीछे है EMF आगे है, करंट पीछे है EMF आगे है, मतलब I लैग E, या हम कह सकते हैं कि EMF आगे है करंट पीछे है, E लीड I। तो आप दोनों ही वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, I लैग E, E लीड I। और कितना फेज डिफरेंस है? 5/2 फेज डिफरेंस है। अब इस केस में फिफ्थ पॉइंट, करंट को अपोज करने वाला कौन है? करंट को अपोज करने वाला यहाँ पर एक्सएल है। जिस तरीके से सर्किट कंटेन रेजिस्टर ओनली में करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टेंस था, उसी तरीके से यहाँ पर करंट को अपोज करने वाला जो फैक्टर है वो एक्सएल है। एक्सएल को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस? एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा एंड I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। जैसे ओम्स लॉ में हम जानते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो R की जगह हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? एक्सएल, क्योंकि एक्सएल भी करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एल यहाँ पर कांस्टेंट है, हम आके ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, 2πf। तो आप साफ साफ देखिए जो एक्सएल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, नाउ फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री, तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि I लैग E, तो करंट पीछे है ईएमएफ आगे। आप साफ साफ देख सकते हैं ये ब्लू लाइन क्या दिखा रही है? करंट, या मैंने जिसको भी येलो से कर दिया I, करंट पीछे है ईएमएफ आगे है। कितना आगे? ईएमएफ 5/2 डिग्री आगे है। नाउ देन इसका द वेव डायग्राम। वेव डायग्राम भी फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि ईएमएफ का ग्राफ जो है वो व्हाइट कलर से दिखा रहा है। ईएमएफ का ग्राफ जो है वो व्हाइट कलर है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए। और करंट
जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होगा उसी कंडीशन पर करंट मिनिमम होगा। देखिए π/2 के बाद करंट स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए करंट को देखिए मैंने यहां से स्टार्ट किया हुआ है। जब ईएमएफ हमारा मैक्सिमम होगा, करंट उस वक्त हमारा मिनिमम होगा, मतलब करंट π/2 के बाद शुरू हो रही है, करंट लैग कर रही है, दैट इज आई लैग ई। तो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना हुआ है। अब अगेन देखिए, जब यहाँ पर ईएमएफ मिनिमम है, जब इस पॉइंट पे ईएमएफ मिनिमम है तो करंट हमारा मैक्सिमम है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है करंट हमारी मिनिमम हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है करंट हमको π/2 के बाद स्टार्ट करनी है। ओके, नाउ अब हम थर्ड सर्किट के बारे में बात करते हैं, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अगेन जैसे कि हमने सारे दो सर्किट्स में देखा कि जब रेजिस्टर का सर्किट बनाया तो उसका सर्किट डायग्राम अलग था, जब इंडक्टर के लिए हमने सर्किट डायग्राम बनाया तो यहाँ पर एल का यूज किया। अब हम सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। सो दैट इज अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। यहाँ पर हम इस सर्किट को अगेन एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। एसी सोर्स की इक्वेशन वही होगी, वो चेंज नहीं होने वाली, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। एंड देन अगेन करंट की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, इंडक्टर के केस में करंट ओमेगा टी माइनस π/2, बट यहाँ पर ओमेगा टी प्लस π/2, इतना डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आपको मिल रहा है E और I के बीच में अगेन π/2, बट इस केस में हम ये कह सकते हैं करंट लीड कर रही है, I लीड E या E लैग I। तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, दोनों की इक्वेशन को आप देखिए, आपको साफ साफ मिलेगा। यहाँ पर ईएमएफ की इक्वेशन ओमेगा टी है, बट करंट की इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस π/2, इसीलिए फेज डिफरेंस π/2 का है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं करंट I लीड E। देन अपोजिशन टू करंट यहाँ पर XC होगा, जैसे इंडक्टर के केस में करंट का अपोजिशन XL था, करंट को अपोज करने वाला XL है, इसी तरीके से यहाँ पर करंट को अपोज करने वाला XC है। XC मींस यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देन अगेन यहाँ पर I is equal to V upon XL था, बट यहाँ पर I is equal to V upon XC, सेम ओम्स लॉ की तरह, जैसे I is equal to V upon R होता है, इसी तरीके से V upon यहाँ पर XC होगा। XC is equal to अगेन 1 upon ओमेगा C, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ XC is equal to 1 upon ओमेगा C। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर XC हमारा कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी को कम करने पर XC बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट इंडक्टर के केस में XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देन इसके बाद इसका फेजर डायग्राम में जैसे कि मैंने बताया करंट लीड कर रही, करंट आगे है, तो यहाँ पर मैंने करंट को आगे शो कर दिया, ये देखिए करंट आगे है और ईएमएफ पीछे है। तो यहाँ पर I लीड कर रही है, ईएमएफ को लीड कर रही है, तो I लीड E। देन इसका फाइनली वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम में भी हमें उसी तरीके से शो करना है जैसे फेजर डायग्राम में शो किया है। यहाँ पर जब हमारा ईएमएफ हमारा मिनिमम है तो उसी वक्त करंट हमारा मैक्सिमम है, बट इस केस में आप देख रहे होंगे जब ईएमएफ तुम्हारा मैक्सिमम था, ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट यहाँ पर मिनिमम था। तो सेम केस हमें यहाँ भी शो करना है, बस करंट को आगे दिखाना है, I लीड E। तो ये हमारा हो गया वेव डायग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एसी सर्किट से रिलेटेड ट्रांसफार्मर को स्टडी करेंगे और कुछ बोर्ड में आए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।